नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महाकैंप का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री को लोगों ने सुना लाइव। करौंदी ITI कैंपस में सांसद रोजगार मेले का हुआ भव्य उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पूर्व वाराणसी में करेंगे जनसभा। और महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं। और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भूमा आध्यात्म पीठम में आयोजित समारोह में शिरकत की। वहीं कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। काशी पहले से बहुत बदल गई है। यहाँ सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्टेडियम सहित अनेक कार्य हो रहे हैं। ये सब मां गंगा की कृपा से हो रहा है। आज हर कोई काशी आने को तैयार है। लोग गोवा छोड़ काशी आने लगे हैं। ये बातें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। वो शुक्रवार को केदारघाट स्थित भूमा आध्यात्म पीठम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। भूमानंद तीर्थ के 31वें निर्वाण दिवस महोत्सव के अंतर्गत गंगा किनारे अमृत कलश पर स्थापित नटराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि काशी आने वाले लोगों और उनके परिवार की समस्त पीड़ा दूर करें। भोलेनाथ की नगरी में गंगा जी के सम्मुख नटराज मूर्ति का अनावरण अद्भुत है। संबोधन से पहले उप मुख्यमंत्री ने भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ एवं श्रीमद् भागवत की संगीतमय कथा कह रहे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, रविन्द्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी समेत कई विशिष्ट जन की उपस्थिति रही। अतिथियों का स्वागत अजय गर्ग, राधेश्याम, पवन, सुभाष, मदन शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र त्रिवेदी ने किया। आज काशी पूरी दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि हम काशी आकर के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें और काशी बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। आज यहाँ गंगा तट पे भगवान भूमा तीर्थ महाराज जी के द्वारा एक ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ी प्रतिमा मैं कह सकता हूँ भगवान भोलेनाथ नटराज जी की स्थापित की जा रही है। ऐसे अवसर पर मैं भूमा तीर्थ महाराज जी के पूरे ट्रस्ट परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ वाराणसी के महापौर आदरणीय अशोक जी, माननीय मंत्री दयालु जी, माननीय मंत्री रविन्द्र जायसवाल जी और सभी जनप्रतिनिधि हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके परम मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, आपके सहयोगी कब बन रहे हैं? तो सहयोगी है ही हैं, मंत्रिमंडल स्थायी है, स्थायी सहयोगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और सभी लोग मानते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक हैं। आप सब जानते हैं कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाता है, जीतता है तो ईवीएम अच्छी बोलता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कबीरचौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर सर्वप्रथम आकस्मिक कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य व उपचार के बारे में उनके परिजनों से जानकारी ली। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक दशा में रोगियों का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आकस्मिक चिकित्सकों को आवश्यक सलाह देते हुए कहा कि आप लोग भगवान के रूप हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से रोगियों की सेवा करें। रोगियों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में संचालित समस्त चिकित्सकीय व स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों, मानव संसाधन की उपलब्धता, बाह्य रोग विभाग, अंतः रोग विभाग में आने वाले मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सर्जरी पर जोर देते हुए चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली तथा इसे बढ़ाए जाने को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया।
साथ ही ये भी निर्देशित किया कि चिकित्सालय में जो भी बड़े व छोटे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इनकी जानकारी मीडिया सहित लोगों को दी जाए। इसके साथ ही अत्यधिक प्रचार प्रसार किया जाए। चिकित्सालय में आवश्यक औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के द्वारा रात्रिकालीन में एक्सरे, ईसीजी एवं पैथोलॉजी जांच आदि की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं या नहीं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अंत में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन को लेकर वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में अच्छी प्रगति व नोटिफिकेशन को लेकर प्रोत्साहित किया। इसी कड़ी में गुरुबाग स्थित गुरु नानक इंग्लिश स्कूल के वार्षिकोत्सव में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कार युक्त बच्चे ही कल सशक्त देश का निर्माण करेंगे। शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कारों से सशक्त बनाएं, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करें। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने शबद से लेकर गणेश वंदना और कव्वाली तक प्रस्तुत कर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। डिप्टी सीएम के साथ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महापौर अशोक तिवारी व विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे। बच्चों ने विविध प्रस्तुतियां की। मुख्य अतिथि ने कक्षा 6 से 12 को शिक्षा देने पर प्रबंध कमेटी की सराहना की। निदेशिका जगजीत कौर ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन सोनाली चटर्जी व कोमल चौरसिया ने किया। अभी देवे नहीं करेंगे। स्वागत और अभिनंदन करें। मोबाइल ले भैया तो रहा था तो मोबाइल की जो टीम है इस सबसे मिलने मिलाने का मुझे अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाराणसी में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे पिता समान बाबूजी ने बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय का संचालन किया है। यहाँ पर गुरु महाराज जी का तो आशीर्वाद मिलता ही है। उच्च कोटि की शिक्षा भी बच्चों को दी जा रही है, इंग्लिश मीडियम से दी जा रही है और बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। करौंदी आईटीआई कैंपस में सांसद रोजगार मेले का उद्घाटन हुआ। करौंदी स्थित आईटीआई कैंपस में 2 दिवसीय सांसद रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले के उद्घाटन समारोह में मंत्री अनिल राजभर, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी के नोडल प्रिंसिपल अरुण कुमार यादव ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के आसपास के युवा भाग ले रहे हैं। इस रोजगार मेले में लगभग 150 कंपनियां आई हैं जो बच्चों का साक्षात्कार ले रही हैं। आगामी 12 दिसंबर को भी इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें अन्य कई कंपनियां आएंगी। उन्होंने बताया कि एक बड़े मंच के माध्यम से चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सर अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। मैं नोडल प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी वाराणसी का। सर किस तरह का ये सांसद रोजगार मेला लगाया गया है, कितने दिनों का है और उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है कि जैसे शासन प्रशासन की मंशा है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले
और जिनमें से कि हमारी गवर्नमेंट कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी हमारी आएँ और उनको रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराएं। इस तहत ये सांसद रोज़गार मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका स्थान हमारी ITI में रखा गया है। जिला प्रशासन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। सेवायोजन कार्यालय से लेकर के अन्य हमारे विभाग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और इस स्थान पर इस रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें IT से संबंधित और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में ITI और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के किए हुए प्रशिक्षार्थियों या युवक युवतियों के अलावा जो BA, BCom, BSc की हुई बच्चियां हैं या MCom किया हुआ है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उत्तीर्ण बच्चों के लिए भी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं जो उनको रोज़गार के अवसर मुहैया करा रही हैं। कितने दिनों का ये मेला है? ये रोज़गार मेला 2 दिनों का है, जिसमें से कि एक आज दिन है 9 तारीख को और ये 12 तारीख को भी ये आयोजित किया जाएगा। जो कंपनियां आज नहीं आ पाई हैं या इससे बढ़कर के भी कंपनियां 12 तारीख को आने की संभावना है। तो लगभग कितनी कंपनियां इसमें आई हैं आज और जो है कितने बच्चे आने की उम्मीद अनुमान लगाएं आप लोगों ने? अभी तक तो जो आज हमारे कंपनियों का आने का था वो 150 से ऊपर कंपनियों का आने का था और जो बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्होंने काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अनुमान है ये कि 12 तारीख आज के अलावा अगर 12 तारीख में देखा जाए तो 12 तारीख में होने वाले रोज़गार मेले में कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चों की फुटफॉल होने की संभावना है। तो क्या इन बच्चों को जिनका इंटरव्यू होगा तो इनको प्राइवेट जॉब रहेगा या फिर इस तरह का? ये इनका बहुत सारी ऐसे सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जो अपने यहाँ सेवाएं प्रदान करती हैं और वो अपने यहाँ 2 फॉर्मेट है उनका। जैसे हम बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। इसके अलावा बच्चे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं और यहाँ आकर के उनको रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो रजिस्ट्रेशन करके उन कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद में बहुत सारी कंपनियाँ इनमें ऐसी हैं जिनका डाटा हम आपको शाम तक उपलब्ध करा पाएंगे। वो कंपनियाँ ऐसी हैं जो बच्चों को ऑफर लेटर जनरेट करके दे रही हैं और किसी बड़े ओकेजन पे बड़े मंच से इसका वितरण भी किया जाएगा। भारत कोई विशिष्ट अतिथि भी आ रहे हैं? देखिए, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सेवा योजना मंत्री माननीय राजभर साहब, अनिल राजभर साहब थे और यहाँ पे हमारे इसके उद्घाटन समारोह में सौरभ श्रीवास्तव साहब थे और विश्वकर्मा साहब, हमारे MLC साहब के अलावा हमारे जिलाधिकारी महोदय और CDO महोदय भी यहाँ उपलब्ध थे। इसका उद्घाटन हुआ है आज और इसका निश्चित रूप से 12 तारीख में भी हमारे विशिष्ट अतिथि लोगों की उपस्थिति में ही इसका समापन भी होगा और उस समय नियुक्त पद का भी वितरण किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे प्रोफेसर MS पांडे द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि ITI के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर है, वहाँ पे एक रोज़गार मेला लग रहा है जिसके आप हर फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। तो हम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए और आज यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि जिस हमारा जो फील्ड है या फिर जिस हिसाब से हम लोग जिस BHU का जो नाम है उस हिसाब से हमारे हिसाब से यहाँ कंपनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ देखा सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं, बाकी हम जैसे कि मैं फाइनेंस बैंकिंग का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल कंपनियाँ आई हुई हैं। और भाई हमारे कौशिक गुप्ता जी जो कि हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट हैं, तो हॉस्पिटैलिटी की यहाँ हमें एक भी कंपनियाँ नहीं दिखी। तो मैं सर जहाँ तक मेरी बात जाता है 150 कंपनियाँ आई हुई हैं, बट 150 कंपनी के नाम पे स्किल्स के लिए कंपनी, एक स्किल इंडिया में एक फील्ड पे बहुत सारी कंपनी लगाई गई, बट उनका मेजर रोल क्या है, वो 12th पास आउट बच्चों को पकड़ रहे हैं जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी वो 15,000 रुपये और एंडिंग सैलरी 18,000 रुपये दे रहे हैं। तो जैसे रोजगार मेला सरकारी नौकरी के लिए बोला गया है, तो स्किल इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया। हमको बहुत अच्छा लगा कि जो बेरोजगारी का ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो उसके लिए हम यही चाहेंगे कि थोड़ा मैनेजमेंट को सही किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कंपनियाँ तो आई हैं, कंपनियों के थोड़ा सा भी कंपनी को थोड़ा इज्जत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी वाले आके बैठे हुए, कोई भी आके घुस जा रहा है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि कंपनी आए। 150 कंपनी बोला जा रहा है, बट अभी 9 को, आज 9 तारीख है और 12 तारीख को फिर से कंपनीज आएंगी। और सर मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, मैनेजमेंट इस तरीके का है इनका, अगर
थोड़ा सा बिल्कुल भी मैनेजमेंट पे अगर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। अभी जब 12 से 1 बजने जाने 9 बजे की टाइमिंग थी, अभी इन्होंने कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स अभी हमने वहाँ देखा कि जैसे उन्होंने पूछ रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी, कंपनी आई है उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी, आप किसको स्टूडेंट में। देखिए सच में जैसे रोजगार मेला की तरह की खाओ लूटो जो उसको मिला लेके जाइए। देखिए इसी तरह की भीड़ वहाँ पे लगी हुई है और मैनेजमेंट पे इनको बहुत सारा काम अभी करना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 तारीख है, हम यही चाहेंगे कि 12 तारीख को ऐसी आने वाले 12 तारीख को अच्छे से कुछ मतलब लाइक आप करिए, भीड़ लगेगी मुझे पता है क्योंकि बेरोजगारी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करिए, टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर और लीजिए। एक फील्ड बनाइए कि अगर फाइनेंस का है तो एक जगह पूरे फाइनेंस का करिए, एक जगह पूरा टेक्निकल का करिए। लेकिन उनके खुद के ऑफिसर्स जो हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉय उनको नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, और एक प्रॉपर बोर्ड लगाएं, उन पे लिखें और मैनेजमेंट को उनके काम करने का जरूरत। रूम में आईटी की भी कंपनी बैठी है, फाइनेंस की भी बैठी है, सेल्स की भी बैठी है, संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल संतुष्ट। ये सांसद रोजगार मेला ये हम काशी में आप देख रहे हैं, जो कि मतलब IIT करौंदी में इस बार इसका मतलब आयोजन किया गया है विगत वर्षों की भांति। इस वर्ष जो टारगेट रखा गया है कि तकरीबन यहाँ से 12,000 मतलब छात्र और छात्राओं को और यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी। उसको लेके तकरीबन 125 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ, ये आपके CDO महोदय के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ हम लोग की कई राउंड बैठकें हुई और यहाँ पे ये पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गए हैं। जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं पुलिस से कि जिससे यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं अगर गैर जनपद से भी आ रहे हैं, गैर राज्य से भी आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, गाड़ी पार्किंग की कोई समस्या ना हो, और उन हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ आई हैं, इस बात का भी उनके साथ मिलकर हम सहयोग कर रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और कितने पुलिसकर्मी भाई लगाए हैं? यहाँ पर मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 8 थानों की फोर्स हमें अलॉट हुई है। 70 से 80 की संख्या में मतलब कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और हमारे 3 यहाँ थाना प्रभारी लगाए गए हैं। अग्निशमन की व्यवस्था की गई है और ये ट्रैफिक के लिए भी यहाँ पे अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई। करौदी ITI में था, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर लिया है और उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट तो जमा हो गया है आपका, अब इसी के आधार पे आपको कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू होगा आपका। तो आज के डेट में होगा या आगामी 12 तारीख को जो होने वाला है उसमें? अगर आपका मन है 12 तारीख को भी फिर आना, क्योंकि 12 तारीख को अनेक कंपनियाँ फिर आएंगी, अगर उसमें आने का मन है तो आप आ जाइए, नहीं तो फिर आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया है उसी के आधार पर आपको वो कंपनी बुलाएगी और आपको इंटरव्यू लेगी, तो फिर आपको बताएगी कि आपको सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। तो आपने कितना देर अभी इंतजार और करना है? ज़्यादा देर नहीं इंतजार करना है, वो तो वो ही बता सकते हैं ना। कितना उत्साहित हैं आप लोग? कुछ ज़्यादा नहीं और ना कुछ कम ही थे, उतने ही थे, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब सोच कर ही आया था कि लेना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महामना पार्क में महाकैंप का आयोजन हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री को लाइव सुना। महामनापुरी करौंदी वार्ड के अंतर्गत महामना पार्क में देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद का लाइव कार्यक्रम रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खुद प्रधानमंत्री की देखरेख में जो भी पात्र लोग उनकी अनेकों योजनाओं से अभी भी वंचित रह गए थे या जिन्हें और अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आज महाकैंप का आयोजन कर सभी विभाग के लोगों को उस कैंप में अपना अपना स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उसका तुरंत ही निस्तारण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में करौंदी वार्ड 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम मेगा कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों का चयन और पात्र छूटे हुए लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए ये कैंप आयोजित है, जिसमें वाराणसी के DM S राजलिंगम, मंत्री अनिल राजभर और विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित रहे और आज ये मेगा कैंप सफल रहा। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि जो भी वंचित रह गए हैं उनको 2014 से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, उन्हें खोजकर इस विकास यात्रा से जोड़ना यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी कड़ी में सुसवाही वार्ड के पार्षद सुरेश पटेल ने बताया कि कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वास्तव में पात्र रहे और किसी कारणवश उनको इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए ये योजना वरदान के समान है। ये कैंप जो है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में चले, उसी के तहत हम लोग के जो करौदी वार्ड के साथ सुसवाई वार्ड में भी जो कैंप लगाया गया है, जिसमें कि सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं का जो कि यहाँ पर लोगों को लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।
लाभार्थी किन किन चीज़ों का लाभ मिलेगा? यहाँ पर जैसे आपका आवास, शहरी आवास योजना है, उसके साथ साथ जो है कि आपका आयुष्मान योजना है, राशन कार्ड की योजना है, जो स्वनिधि का ऋण है जो ठेला खोमचे वालों को दिया जा रहा है, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाओं, आयुष्मान भारत से सहित तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संकल्प यात्रा वाले कैंप में आएँ और लाभ लें। आपके क्षेत्र में जो है कितने लगभग लाभार्थी इसका लाभ मिलेगा? हमारे क्या ज़्यादातर लाभ जैसे राशन कार्ड का है और आयुष्मान भारत का, जिनका 6 यूनिट का कार्ड है, राशन कार्ड और लाल कार्ड वालों का उनको दिया जा रहा है। साथ में और भी जितने भी योजनाएं, जैसे आवास का भी हमारे क्या कुछ लोगों का ऑनलाइन आवास जो कि भरे हुए थे उनका आवास का आगे, ऐसे तमाम प्रकार के जो लाभार्थी उनको लगातार लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिनकी सोच का नतीजा है कि प्रत्येक वार्ड में और हर घर वो विकसित संकल्प यात्रा का जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के माध्यम से सबको लाभ दिया जा रहा है और सारे जिले के सारे अधिकारी यहाँ एकत्रित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करौदी नगर निगम वाराणसी के करौदी वार्ड के महामनापुरी पार्क में ये मेगा कैंप आयोजित है, जिसमें लाभार्थियों का चयन और छूटे हुए सभी पात्र लोगों को सुविधाओं का लाभ, सरकारी सुविधाओं के सभी लाभ दिलवाने के लिए ये कैंप आयोजित है, जिसमें सभी माननीय सम्मानित जिलाधिकारी महोदय और माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज ये कैंप बहुत सफल हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो भी अभी तक वंचित रह गए हैं, 2014 की जो ये विकास यात्रा चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उस यात्रा में, विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, अछूते हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाया, उनको खोज करके इस विकास की यात्रा में शामिल करना, यही उद्देश्य है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में चल रहे वार्षिक क्रीड़ा समारोह का समापन हुआ। शनिवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय 12वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर भुवन चंद्र, पूर्व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग बीएचयू, अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के निदेशक मुकुल पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम गीत, कुल गीत एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत डॉक्टर सुनीति गुप्ता ने किया। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, बुके, स्मृति चिन्ह एवं पौधा देकर उनका सम्मान किया। 2 दिवसीय क्रीड़ा का प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने प्रस्तुत किया। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, चेस, कैरम, हाई जंप, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं हुई। मुख्य अतिथि ने 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को मेडल तथा पुरस्कार प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, द्वेष की भावना से नहीं। खेल के साथ साथ उन्होंने योग पर भी बल दिया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। क्रीड़ा समारोह कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यक्रम में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे, डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, सोनिया मिश्रा, श्वेता पांडे, अनीता पांडे, डॉक्टर अभिजीत आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। हमेशा एक ही बात सुनता रहा हूँ कि प्रतियोगिता से सहयोग की भावना बढ़ती है, प्रतियोगिता से आपस में मेल जोल की भावना बढ़ती है। लेकिन बच्चों, प्रतियोगिता आपके संस्कार में होती है, प्रतियोगिता हमारी संस्कृति है। हम हमेशा सुनते आए हैं, शरीर माध्यम खल धर्म साधना। शरीर ही माध्यम है अपने धर्म को साधने का। अब धर्म क्या है, उसकी परिभाषाएं लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारा धर्म इंसान का धर्म है। इंसान का धर्म प्रेम का धर्म होता है। प्रेम
जो हम एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके करते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को उनका आदर करके, एक दूसरे को सहयोग करके जब हम आगे बढ़ते हैं उसको कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर ना हुंकारात् परो रुकु। यानी योग जो है उसको सबसे बड़ा बल माना गया है। 2 दिन के खेल की जब मैंने ये खेल समारोह रखा था तो मेरे मन में एक बात थी कि ये कॉलेज जो है, ये महाविद्यालय है, इसको अलग से प्रतिष्ठित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जब महाविद्यालय की छात्राएं विद्यालय या सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ खेलती थी तो एक उनके अंदर एक अलग ढंग का भाव होता था, जो उनको लगता था कि शायद उनकी इंडिविजुअलिटी को कहीं चैलेंज हो रहा है। इस कारण से मैंने इस कार्यक्रम को अलग किया और मुझे लगा कि बच्चियों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया है, आगे भी महाविद्यालय के विभिन्न वार्षिक समारोहों में वे इसी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। जो जीती है उनको मेरी हार्दिक बधाई, शुभ आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े। और जो सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, जिनका मन था काम करने का, खेलने का मन था पर थोड़ा संकोच हो रहा था, उनको मैं कहूँगी कि अगली बार जरूर सम्मिलित हो खेल में और मान बढ़ाएं अपने महाविद्यालय का भी, अपना भी, अपने परिवार का और बाद में चलकर अपने राष्ट्र का। चोरी के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्तों को रामनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्तगण थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए। थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण अनिल कुमार वर्मा, वीरेंद्र कुमार पटेल, अजीत कुमार वर्मा को उसके अपराध से बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया, जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 4,59,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 11/2023 को रोमा अपार्टमेंट में रहने वाली महिला श्रीमती पूनम कौशिक, वाइफ ऑफ डॉक्टर शिवशंकर, अपने घर से पारिवारिक कार्य हेतु बाहर गए हुए थे। जब अपने घर वापस लौटे तो उनके अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उनके 6 लाख लगभग रुपए गायब थे। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर पुलिस स्टेशन रामनगर को दिया, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। केस के अनावरण हेतु श्री चंद्रकांत मीणा, एडिशनल डीसीपी काशी जोन के गहन पर्यवेक्षण में व एसएचओ श्री भरत उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने आज उसमें सफलता अर्जित किया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों में अनिल कुमार वर्मा, निवासी गजाधरपुर थाना रोहनिया, वीरेंद्र कुमार, निवासी केवलपुर गजाधरपुर थाना रोहनिया और तीसरा अभियुक्त अजीत कुमार वर्मा, निवासी दाऊदपुर गंगापुर थाना रोहनिया। इन तीनों अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व चोरी की गई धनराशि में से 4,59,000 बरामद हुई है। इस पूरी टीम ने बड़ी ही तत्परता से कार्य किया है। पूरी टीम को 20,000 नगद से पुरस्कृत किया जाएगा और इन तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति है उसकी भी जानकारी करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी हिस्ट्री सीट खोलने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो है इनको पीसीआर पर ले करके जो अन्य धनराशि बची है, जिसको ये बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया है, तो खर्च किस किस में किया है इसकी भी जानकारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये घटना को अंजाम कैसे दिया? घटना ये जो अनिल कुमार है, ये पूनम कौशिक मैडम का चालक है, ड्राइवर है और ये सारी गतिविधियां जानता था। तो ये इसमें जो है पूनम कौशिक का ड्राइवर और ड्राइवर का जो एक रिलेटिव है, बुआ का लड़का है अजीत,
इन लोगों ने इसमें जो है एक योजना बनाई और इस पर उन्होंने एक अपना सहयोगी वीरेंद्र कुमार पटेल को लिया। इन तीनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पूर्व वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा करेंगे। उनकी पहली जनसभा 24 दिसंबर को वाराणसी में होगी। इस बात की पुष्टि बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के संगठन मंत्री श्रवण कुमार ने वाराणसी में कही। श्रवण कुमार ने कहा कि कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण जनसभा वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में होगी। उत्तर प्रदेश के फूलपुर, बनारस, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में से कहीं से भी नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके एजेंडे में जाति और धर्म है, हमारे एजेंडे में भाईचारा और प्रेम है। इंडिया गठबंधन को लेकर श्रवण कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के कुछ नेताओं से चूक हुई है। चूक की वजह से आपस में कुछ डिफरेंस होते रहते हैं। रणनीति बनाने में थोड़ी देर हो गई है। अब आगे कोई चूक ना हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। श्रवण जी, बनारस आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं उत्तर प्रदेश में जनता दल यू का संगठन का काम देखता हूँ और हर महीने मैं आता रहता हूँ। और चूँकि बनारस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और बाबा नगरी है, यहाँ बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है तो उससे एक ताकत भी मिलती है और अपने पार्टी के नेताओं से मिल बैठ करके स्थानीय या सभी मुद्दों पर बातचीत भी करते रहते हैं और यहाँ पर आना अच्छा लगता है, इसलिए बराबर आते हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है, यहाँ 24 तारीख को संभावित है। उस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भी आए हैं कि क्या तैयारी हुई है, क्या तैयारी और करना है और किस तरह से और आगे काम करना है। गुजरात मॉडल पर 2014 और 19 की लड़ाई लड़ेगी। आप बिहार मॉडल लेकर 2023 में बनारस आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो मान के चला जाए कि 2024 की लड़ाई गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल की होगी? नहीं, मैं मॉडल की चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो आखिर आज़ादी की इतने दिन बाद भी अगर इस प्रदेश में अभी लोगों को अभी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को घर में अभी तक सब घर में बिजली नहीं पहुंची है, जिस राज्य ने 10-10 प्रधानमंत्री दिया और डबल इंजन की सरकार है और इस राज्य में भी अभी पीने के पानी के भी मोहताज हैं, शुद्ध पानी पीने के भी यहाँ के लोग मोहताज है, ये मैं कह रहा हूँ। और हमने कोई मॉडल की चर्चा इसलिए मैंने किया कि जो काम हम लोग करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं गुजरात मॉडल के ही आधार पर। वो तो जनता तय करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के कहने से प्रधानमंत्री वो नहीं बन जाएंगे। देश की जनता जिसको पसंद करेगी वो गद्दी पर बैठेंगे। और अभी जब ये कर्नाटक में हारे थे तो बोलती बंद थी और 3 राज्यों में अभी जीते हैं तो चाहक रहे हैं, यानी जीतते हैं तो सब श्रेय मोदी जी गारंटी ले लेते हैं। कर्नाटक में हारे तो किसके वजह से हार हुई, ये कहे न बात मोदी जी कहते हैं कि हमारी वजह से हार हो गई। और लोकसभा में इस बार बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई, क्योंकि जो बात आज रोटी का होना चाहिए, रोज़गार का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, बेकारी का होना चाहिए, लोगों को न्याय का होना चाहिए,
उस पर यह सरकार काम करने में विफल है। यूपी सरकार कहती है मंत्री जी कि हमने रोजगार में झंडे गाड़ दिए। तो बिहार पे यहाँ के बच्चे बेचारे टीचर की नौकरी के लिए जा रहे हैं। 13,000 1,20,000 में 13,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। आपने दिया नौकरी? नहीं, हमने नहीं दिया, मेरिट से उन लोगों ने दिया। सरकार ने दिया ना, मेरी कृपा पर नहीं गए बच्चे, सरकार ने तो उसके चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हों चाहे देश के किसी राज्य के बच्चे हैं, जिसमें मेरिट था उन बच्चों ने झंडा गाड़ा। और हमारा सिर्फ यही प्रयास था कि हम बिहार में 1,20,000 शिक्षक बहाल करें, उसकी वैकेंसी निकाली। तो इन लोगों ने टीचर की नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, संसाधन की यहाँ कमी नहीं, सरप्लस स्टेट बता रहे हैं संसाधन में, तो क्यों नहीं यहाँ पर वैकेंसी निकलती है और यहाँ के बच्चों को आप मौका देते हैं। नीतीश जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लगता है आपको? नीतीश कुमार जी की कोई इच्छा अपनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं। कोई बोलते हैं कि फूलपुर आ जाइए, कोई कहते हैं कि मिर्ज़ापुर आइए, कोई कहते हैं अम्बेडकर आइए, कोई कहते हैं प्रतापगढ़ आइए, कोई कहते हैं बनारस आइए। तो जो लोग बोलते हैं उसका तो एक तरफे से जवाब नहीं दे सकता कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने पर कहा, संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि किसी को भी संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सीमा लांघना उचित नहीं है। सदस्यता रद्द होने के बाद अखिलेश यादव के बयान पर अनिल राजभर ने पलटवार किया, कहा आप लोग प्रोटेस्ट करिए, कौन रोक रहा है। संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि उनकी नीयत से लोग वाकिफ हैं। वाराणसी में नीतीश कुमार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर भारत के संसद सदस्य की कितनी मर्यादा है ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक स्तर होना चाहिए। भारत की संसद की गरिमा को गिराने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है वो निश्चित तौर पर बहुत उचित है और आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे हमें शब्द की मर्यादा रखनी है, कैसे हमें अपने व्यवहार की मर्यादा रखनी है। आने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा आज का फैसला लोकसभा अध्यक्ष जी का। आप किस पद पर हैं, उस पद की गरिमा क्या है, इसका ख्याल तो सबको रखना ही चाहिए। और जिसको इस बात का भी ख्याल ना हो तो उस पद पर रहने का क्या मतलब है। उनका कोई स्तर नहीं था, आप कहना चाह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा का वो स्तर नहीं था कि वो संसद सदस्य? नहीं, भारत के संसद सदस्य का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। जग जाहिर है कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो निश्चित तौर पर भारत की संसद की गरिमा को गिराने वाला था। ये कहीं से कोई इसको उचित नहीं कर सकता। अगर ये अनुचित है तो ममता बनर्जी जी को सामने आना चाहिए, उनकी पार्टी को सामने आना चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला फैसला माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने किया है, उसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर एक्सपेंशन को लेके बहुत सवाल हो रहे हैं, कब होगा सरकार का एक्सपेंशन, विस्तार कब होगा? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का ये विषय है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जब भी नेतृत्व को उचित समय उनको लगेगा, मुख्यमंत्री जी को लगेगा, तो मंत्रिमंडल के विस्तार होते रहते हैं, तो हो जाएगा।
काशी अयोध्या को लेकर बड़ी चर्चा है, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में दिवाली मनाने की योजना है। एक काशी को अयोध्या से इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, आप अपने आप में अद्भुत है। इस पर क्या कहें? नहीं, जोड़ना ही चाहिए। काशी भगवान श्री राम की अयोध्या और फिर प्रयागराज, ये जुड़ना चाहिए। और हम तो मध्य प्रदेश से लौटे हैं। आम जन में, ग्रामीण वासियों में और यहाँ तक कि जंगल और वनीय क्षेत्र में रहने वाले हमारे जनजाति के जो लोग हैं, सारे लोग इतने उत्साहित हैं कि हमें भी वहाँ चलना है, उस अवसर पर हमें भी बुलाइए, हमको भी वहाँ ले चलिए। तो पूरे देश के लोग जिस तरह से 500 वर्ष का पुराना इंतज़ार भारत भूमि का ये ख़त्म हो रहा है, भगवान श्री राम में आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोगों का, भगवान श्री राम के अयोध्या जी में श्रद्धा और आस्था रखने वालों का, मैं समझता हूँ कि लंबा इंतज़ार, सदियों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान भोलेनाथ की काशी और भगवान श्री राम के अयोध्या जी और प्रयागराज को आपस में कनेक्ट तो होना ही चाहिए। विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर बनारस को बैटल ग्राउंड बनाने के मूड में है। 25 दिसंबर को सुन रहे हैं नीतीश कुमार एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, बनारस और उत्तर प्रदेश पर अब इंडिया गठबंधन की नज़र है? कोई प्रतिपक्ष के किसी भी पहल की कोई दाल गलने वाली नहीं है। अभी 3 प्रदेशों के परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि नव मतदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, माँ बहनें हो, समाज का हर वर्ग चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चलाएगी वो अब की बार 400 पार का अभियान चलाएगी और निश्चित तौर पर हम लोगों को इसमें सफलता मिलने जा रही है। एक बड़ी सरकार, और दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सरकार, इतने प्रचंड बहुमत की सरकार कभी किसी ने देखी नहीं होगी। ऐसी सरकार आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव बनारस में थे, तमाम आरोप लगाए, गंगा पर कोई काम नहीं हुआ, विकास के नाम पर अंधाधुंध पैसा खर्चा किया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, तमाम आरोप लगाए अखिलेश यादव बनारस में आके, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को कुछ पता नहीं है, ज़मीन का कोई पता नहीं, राजनीति का कोई पता नहीं है। वो युवराज हैं और सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो जनभावनाओं का भी उनको पता नहीं है। तो वो ऐसे ही कही कहाई बात सुनते हैं, उनके साथी लोग जो बता देते हैं वही बोलते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि ज़मीन पर उतरें और जनभावनाओं को समझें। किस तरह से जनभावनाएं माता गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, इस बात को अगर वो समझते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का सवाल वो खड़ा नहीं करते। और जिस तरह से भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो समृद्ध विरासत है, उसको संरक्षित करते हुए किस तरह से आज काशी को एक विकास का मॉडल हमारी सरकारें बना रही हैं और उसकी स्वीकार्यता किस तरह से जनता में बढ़ रही है, ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि अखिलेश जी जनता के बीच में जाएं, जनभावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो उनके राजनीति के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए कांग्रेस नेताओं का विरोध किया। वे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद का पुतला फूंक कर भी विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता वाराणसी महानगर प्रभारी कमलेश झा की अगुवाई में दर्जनों वाराणसी के शहरी सभासद एवं भाजपा नेताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं संग कांग्रेसी नेता के घर पकड़े गए अवैध रूप से काले धन के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता तरना वार्ड सभासद रोहित मिश्र, मदन मोहन दुबे खजूरी सभासद, संदीप रघुवंशी नारायणपुर सभासद, बलराम कन्नौजिया शिवपुर सभासद, कुसुम पटेल आदि सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
क्या जिला मुख्यालय में, वजह क्या है? देखिए, ये कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार उसी के विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी वाराणसी लोकसभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश जानता है आज़ादी के बाद कांग्रेस की सत्ता ने घोटाला प्रारंभ किया। नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुए, सबसे बड़ा घोटाला उसके बाद जो भी कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, चाहे आपके राव साहब की रही हो, चाहे कांग्रेस की देन है। कौन नहीं जानता घोटाला, करोड़ों खनन घोटाला, कोयला का घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला, यहाँ तक कि अभी जिस पर लोग जमानत में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का घोटाला, रैप का घोटाला, और अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सांसद धीरज साहू लगातार मोटे जो मशीन है वो भी खराब होने लगी है। 300 करोड़ से ज्यादा का नकद राशि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार हमारे यशस्वी नेतृत्व पर झूठा जो आरोप लगाते रहते हैं, उसका सीधा प्रमाण कांग्रेस के लोगों के पास मिल रहा है। उसी के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का पुतला फूंक रहे हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, और जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे और उसे मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित तौर से ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना है। कांग्रेस आई की सरकार, यही कांग्रेस आई की असलियत है। जब वो सरकार में आते हैं तो जनता के धन को लूटते हैं। 70 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश को लूटा है। एक सामान्य से सांसद के घर से अगर 200 करोड़ से अधिक मिल रहा है, जिन्होंने हलफनामे में मात्र 27 लाख की संपत्ति बताई है, तो सोचिए इनके मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के यहाँ क्या स्थिति होगी। ये जब सरकार में आते हैं तब ये जनता को लूटते हैं। आज देश की जनता आक्रोश में है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस से जवाब मांग रही है। न इनके पास जवाब है न ये दे पाएंगे। बस उजागर हो गया है इनका चेहरा। जनता और जगह जगह से तो कांग्रेस मुक्त भारत जनता बनाई रही है। जहाँ जहाँ ये बचे हैं वहाँ से भी इन्हें जाना होगा और देश कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। क्या मांग करेंगे आज? मांग करेंगे कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो, इनके सारे उसकी जांच हो और इन्हें सजा मिले। आज किसका पुतला फूका गया है? भ्रष्टाचार का पुतला फूका गया है। भ्रष्टाचारी सांसद का पुतला फूका गया है। कांग्रेस आई का पुतला फूका गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस कुशासन की जननी है। कांग्रेस ने हमारे देश को नुकसान करने में, देशवासियों की गाढ़ी कमाई का धन लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। गणेशपुरी कॉलोनी सुसवाही में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथाव्यास प्रवीण पांडे जी महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्र एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मगन रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलिए, शायद वो हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण ये सुनकर नंगे पैर दौड़ कर आते हैं और अपने मित्र को गले लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सिंहासन पर बिठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं। लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसी के साथ कथा का विराम हो गया। इसके बाद हवन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य यजमान रामाश्रय पांडे के साथ उनकी पत्नी के अलावा पूरी कॉलोनी के लोग भी हवन में शाकला डालकर पुण्य के भागी बने। हवन के समाप्त होने पर महाप्रसाद का वितरण हुआ और जब मणि लेकर भगवान आए और इस समय सत्यजितु राजा को मणि अर्पित कर दिए। सो जब मणि अर्पित कर दिए तो उस समय सत्यजितु राजा को बड़ा ग्लानि हुआ कि मैं
क्या किया, मैं द्वारिकाधीश को कलंकित कर दिया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ था भालू की पुत्री के साथ, जामवंती के साथ, तो भगवान का 2 विवाह हो गया। तीसरा विवाह सत्यजीतु राजा उस मणि को लेकर कमंडलू में बढ़े, कमंडलू से मछली बढ़ने लगा, और जब कमंडलू से बढ़ने लगा सो क्या किए, जाकर एक बड़े घड़े में रख दिए। बड़े घड़े में भी बढ़ने लगा मछली, और मछली तालाब में डाले फिर मछली बढ़ गया, समुद्र में डाले तो भी समुद्र को एक बराबर। भगवान कहाँ निवास करते हैं, समुद्र में, तो भगवान मछली के स्वरूप में, भगवान जिससे लोग घृणा करते हैं, किससे, शुकर से लोग घृणा करते हैं कि नहीं, भगवान शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को स्थापित किए। हमारे इस मानव जीवन में बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं कि जिसको हम समझ नहीं पाते, है कि नहीं। भगवान शुकर का रूप धारण किए थे, ऐसे अवतारों में ऐसा बताया गया है। आज भागवत में सप्तम दिवस की कथा थी, जिसमें भगवान जो भौमासुर नाम का जो एक राक्षस, उसको भूमि पे उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि मानो 16,100 पटरानियों को अपने जेल खाने में बंद करवाया, जिसका प्रभाव हुआ कि भगवान स्वयं को जाकर सबको छुड़ाएं। भगवान कहते हैं कि जीवन में भगवान से हम आप प्रेम करते हैं तो भगवान जरूर मिलते हैं। सुदामा जी कन्हैया के बाल के सखा थे और जीवन पर्यंत अर्पण कर दिए कन्हैया के लिए, तो इसका नतीजा हुआ कि सुदामा जी का घर एक मंदिर सा बन गया, और जहाँ मंदिर रहता है वहाँ भगवान रहते हैं। तो सुदामा जी के यहाँ भगवान गए, भगवान सबके जैसे सुदामा जी के कष्ट को दूर किए, घर को मंदिर सा बनाएं, भागवत सुनने वाले सभी लोगों का हृदय एक मंदिर सा बना दें, यही समाज से मेरा एक आग्रह रहेगा। लगातार हमने 6 दिन इस कथा का रसपान किया, और जो मूलतः मुझे प्राप्त हुआ, आज भी गुरुजी ने भगवान की महिमा किस प्रकार से वो भक्त से प्रेरित होते हैं, उसके शुद्ध मन से, और साथ साथ उन्होंने दिनचर्या के विशेषता भी बताई कि उसमें स्नान का बड़ा महत्व है, और स्नान के साथ भजन कीर्तन को नियमित अगर हम करते हैं अपने जीवन में, तो हम रोग आदि से अपने को दूर करते हैं और स्वस्थ पाते हैं। तो ये है कि इस कलयुग में इस प्रकार के आचार का हमारे अंदर पालन होना बहुत आवश्यक है, और गुरुजी से यही हमें सीख मिली इस भागवत कथा के माध्यम से, और इसके लिए सभी को ज़रूर ये एक दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ठंड का समय है, और ठंड का समय ऐसा आता है कि लोग सुनते हैं, क्योंकि हम बीएचयू में हैं तो कई बच्चों का भी ये रहता है कि वो एक हफ्ता तक स्नान नहीं करते हैं। तो स्नान का बड़ा महत्व है हमारे जीवन की दिनचर्या में, क्योंकि वो हमारे शरीर के कीटाणु को दूर करता है, और मन के कीटाणु को दूर करने के लिए कीर्तन भजन आदि का प्रयोग बताया गया है। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और साथ साथ हमारे जो आयोजक है परिवार, उन दोनों पति पत्नी को पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए, और हमारे अंत में जो महाराज जी हैं प्रवीण पांडे जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर आयोजन, इतना ऊर्जापूर्ण अपनी कथा से हम सबको ऊर्जा से भर दिया है। कथा सुनने का उद्देश्य क्या रहता है? कथा सुनने का उद्देश्य पहले तो मन की पवित्रता, अपने आप को पवित्र बनाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि आज जितनी भी व्याधियां हम संसार में देख रहे हैं वो मन से उत्पन्न होती है, और मन तुरंत डिस्टर्ब होता है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती है। तो कथा सुनने से, भगवान की प्रेरणा से हमें ये एक शक्ति मिलती है कि हम किसी भी समस्या को समाधान खोजते हैं, ना कि उसमें उलझते हैं। तो ये सबसे, हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे उत्तम कथा का साधन है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में यूपी कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला।
राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या के विरोध में यूपी कॉलेज के छात्रों ने मुख्य द्वार से राजर्षि जी की मूर्ति तक छात्र नेता समीर सिंह विशाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। सुखदेव सिंह अमर रहे, हत्यारों को फांसी हो का नारा लगाते हुए राजर्षि जी की मूर्ति तक पहुंचे छात्र नेता ने कहा कि यदि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर फांसी नहीं दिया गया तो हम सभी लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मार्च में मुख्य रूप से छात्र नेता समीर सिंह विशाल, प्रतीक उपाध्याय, शक्ति सिंह, देवेश सिंह, प्रियांशु सिंह, शिवम सिंह सहित कई छात्र मौजूद रहे। आज हम सभी लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो निर्मम हत्या कर दी गई है उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम सभी लोगों का ये मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर हत्यारों को इस तरह से छोड़ा जाएगा तो हम सभी लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कल को हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन न्याय दिला के रहेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे, अमर रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महाकैंप का हुआ आयोजन, प्रधानमंत्री को लोगों ने सुना लाइव। करौंदी ITI कैंपस में सांसद रोजगार मेले का हुआ भव्य उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पूर्व वाराणसी में करेंगे जनसभा। और महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।